नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बेसिस ऑफ रो स्पेस, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, रो रैंक, कॉलम रैंक, बेसिस ऑफ नल स्पेस, नलिटी, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन थ्योरम, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यूनिट 2 का लास्ट कंसेप्ट है और एंड मतलब जो आपका सेकेंड सेम है, सेकेंड सेम का ये लास्ट वीडियो हमारे तरफ से मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आई होप सो आप इस वीडियो पे यार अच्छे से रिस्पांस करना, वीडियो पे कमेंट अच्छा करना, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। बट चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आप देखोगे अगर आप PYQ में भी तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो बोलेगा कि बेसिस फॉर कॉलम स्पेस या फिर बेसिस फॉर रो स्पेस, रो रैंक पूछ सकता है, कॉलम रैंक पूछ सकता है, कई बार नलिटी पूछता है, बेसिस ऑफ नल स्पेस पूछता है, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम। अब देखिए इसमें से सभी चीज़ें नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसमें कितने टोटल हैं हमारे पास 5, 6, 7, इसमें 7 कंसेप्ट है टोटल, लेकिन इसमें से कोई 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूछेगा आपसे 7 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें से कोई मान लीजिए बेसिस ऑफ रो स्पेस तो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऐसे 2 पूछ लेगा, या फिर आपसे नलिटी पूछ लेगा और बेसिस ऑफ नल स्पेस पूछता है, ऐसे चीज़ें पूछता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो काफ़ी आसान होते हैं, कहने का मतलब आसान होते हैं। तो हम इसको देखेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले देखिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, जैसे आपने एक्लॉन फॉर्म पढ़ा है, मैंने एक्लॉन फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है रो एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। रो एक्लॉन फॉर्म का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है, इसको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले हम किस में करते थे, एक्लॉन फॉर्म में, अब हमको रो एक्लॉन फॉर्म में करना है। जब यहाँ पे इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले, रो स्पेस कॉलम स्पेस टाइप के क्वेश्चन मिले, तो आपको दिमाग में बस सोचना है कि हमको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है, सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करो, एक्लॉन फॉर्म में। एक्लॉन फॉर्म में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट करके रखा है, आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमको पता चला कि भाई एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता चला, इसके नीचे 0 बन गया और इसके नीचे 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, एक्लॉन फॉर्म को रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे हमारे लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको हमको 1 बनाना होता है। जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा, देखिएगा। सबसे पहले जो आपने एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट कर लिया, उसमें सबसे पहला रो पकड़िए, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला रो पकड़ने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको पकड़िए, तो वो क्या है, 1 है ना। जो R1 में नॉन जीरो एलिमेंट जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको इसको ऐसे कॉपी कर लेना है, पहले वाले रो को 1 4 5 2, ठीक है। यहाँ पे 1 पहले ही से था तो आपको इसको कॉपी कर लेना। अब सेकेंड रो में आना है और जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये हमको कौन सा एलिमेंट पकड़ना है, नॉन जीरो। तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, -1 एक ऐसा है नॉन जीरो, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा R2 है, R2 में हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्यों माइनस से कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस भी तो बनाना है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए आपको इस पूरे रो को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 डिवाइड बाई 7 क्या होगा, 0, -7 डिवाइड बाई 7 वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -7 है तो ए भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 है तो हमने क्या किया, देखिए -4, और यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से, और एक माइनस से भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रखे हैं ना। देखिए यहाँ पे -1 तो इसके पहले है और एक माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो एक कितना हो गया, 4/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। अब हमारा जो R3 है, जो लास्ट रो है, उसमें जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको पकड़ के उसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब ये तो 0 है, 0 है, 0 है, तो हमको क्या करना है, नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ना है। तो नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, ए है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम इसमें क्या कर रहे हैं, R3 में
-2 से डिवाइड करो, सिंपल सी बात है। -2 से जब डिवाइड करोगे तो 0 डिवाइड बाई -2 0 0 और 0। अब ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 और से 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है, जो सबसे पहला जो हमारा रो उसको पकड़ना है, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ना है, ठीक है, और उसको 1 बनाना है। फिर इसी प्रकार से सेकंड में जाइए, वहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट पकड़िए, फिर उसको 1 बनाइए। फिर थर्ड में जाइए, नॉन जीरो एलिमेंट पकड़िए और उसको 1 बनाइए। उससे पहले आपको उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आप ए मैट्रिक्स को इसमें ऐसे मत कन्वर्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन रो एक्लॉन फॉर्म में। यहाँ पे आपको जो 1 बनाए हैं ना, इसी को एक्लॉन फॉर्म बोलते, रो एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब देखिएगा, एक थियरम होता है डायमेंशन थियरम ऑफ मैट्राइसिस, डायमेंशन थियरम होता है, ठीक है। इसको रैंक नलिटी थियरम भी बोलते हैं। काफ़ी आसान है। क्या बोलता है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स विथ n कॉलम, ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें n कॉलम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये ले लीजिए, तो इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। देन द रैंक जो होगा, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब क्या, थोड़ा मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसका रैंक यहाँ पे निकाला। आप एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालो या फिर रो एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालो, दोनों में रैंक सेम ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक क्या आ गया, ए का 3 आ गया, बहुत अच्छी बात है, 3 आ गया, ठीक है। इसमें कॉलम कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है। मतलब देखिए, हमको रैंक पता है 3, नलिटी को हम n से रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं, और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 है। तो यहाँ पे जो होगा ना, n की वैल्यू यहाँ पे 4 आनी चाहिए, सॉरी 1 आनी चाहिए, तो जाकर के यहाँ पे 4 होगा। अभी हम इस पर काफ़ी अच्छे से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है सॉल्व करेंगे, बट अभी थोड़ा सा आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। कि ये क्या होता है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब जो हमारा ये रैंक ए है, इसका नलिटी 1 होगा, रैंक कितना होगा, 3 है, तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो उसके बराबर होता है। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आएगा, बस अभी सुन लो। एक चीज़ और देखिए, नलिटी क्या होता है। यहाँ पे हमने जैसे यूज़ किया नलिटी, तो नलिटी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। अभी ये बात नहीं समझ में आएगी, आगे देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा अगर देखिए कॉलम रैंक, रो रैंक, तो इसको देख के घबराना नहीं है। जो आप यहाँ पे इक्लॉन फॉर्म में या फिर रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके जो रैंक निकाल लेते हो ना, वही यहाँ पे भी है। कॉलम रैंक और रो रैंक का मतलब क्या है कि सिंपल रैंक, जो आपका यहाँ पे रैंक आएगा ना, वही कॉलम रैंक की वैल्यू होगी, वही रो रैंक की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे हमारा रैंक 3 आया था, आपसे कोई पूछे कॉलम रैंक क्या है, तो 3 है, रो रैंक क्या है, 3 है, रैंक क्या है, 3 है। ये रैंक जहाँ पे दिखे उस सभी बात का मतलब एक एक भाई साहब रैंक पूछा जा रहा है, डरना नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आया होगा। अब हम जो हमारा रियल क्वेश्चन है हम उसमें आएंगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ये, अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि इसको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम अभी तक एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, रो एक्लॉन फॉर्म में तभी हम कन्वर्ट करेंगे जब यहाँ पे हमको दिखेगा बेसिस ऑफ रो स्पेस, या फिर बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, या फिर नलिटी वगैरह दिखेगा, नल स्पेस दिखेगा, तो ही जाके हमको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, ठीक है जी। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स ए है, इसको हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। आई होप तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है। फिर रो एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। तो अब सीधे मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लूँगा, बार बार वही चीज़ करके दिखाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हमको यहाँ पे मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है जी। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमको बोला कि बेसिस ऑफ रो स्पेस बताइए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है बेसिस ऑफ रो स्पेस बताइए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बेसिस ऑफ रो स्पेस देखेंगे। आपको बेसिस ऑफ रो स्पेस में क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिस ऑफ रो स्पेस, ठीक है। तो बेसिस ऑफ रो स्पेस में बेसिकली आपको क्या करना है, जो ये रो के एलिमेंट है ना, उनको एक ब्रैकेट में आपको लिखना है। कैसे लिखना मैं बताता हूँ। इनको सिंपली आपको क्या करना है, एक ऐसे सेट बनाइए, ठीक है। एक एलिमेंट इसको मानिए, इसको एक मानिए, एक इसको मान के इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, 1, 4, 5, 2, इसको एक ब्रैकेट में बंद करिए। ये आपका एक एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरा रो हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरा रो हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहला रो,
और दूसरा एलिमेंट दूसरा रो, तीसरा एलिमेंट तीसरा रो, सिंपल सी बात। अब इसके लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 0 1 1 4/7, ठीक है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट होगा। तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे 3 एलिमेंट होंगे। जो हमारा रो आया था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में लगा करके, ये आपका होगा बेसिस ऑफ रो स्पेस, ठीक है सरकार, ठीक है, ये हमारा बेसिस रो होगा। अब हमको क्या करना है, रो रैंक ऑफ ए, हमसे पूछ रहा है रो रैंक ऑफ ए क्या होगा। तो सिंपली जो रो रैंक होता है वो आपके रैंक के बराबर होता है। तो देखिए रो रैंक ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका रैंक कितना है, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे रो रैंक 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉलम रैंक ऑफ ए है तो ये भी 3 हो जाएगा, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। जहाँ पे रैंक पूछ रहा है उसका मतलब आपको सीधे रैंक जो इसका मैट्रिक्स का वो बताना। अब देखिए बेसिस फॉर कॉलम स्पेस बताया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताएंगे। यहाँ पे हमने बेसिस ऑफ रो स्पेस में क्या किया था, जो हम रो इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट किए थे उसमें जो एलिमेंट थे, जो रो थे, उसको एज एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए थे एक करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक सेट के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तीसरे पे आते हैं, तीसरा जो हमारा है बोला बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। तो इसको देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या है मैं बताऊँगा, काफ़ी आसान है। बेसिस फॉर कॉलम स्पेस पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कॉलम स्पेस में क्या करना होता है, आपको कॉलम के एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, लेकिन कॉलम के एलिमेंट इसमें से आएंगे और सभी नहीं आते हैं, कुछ कुछ आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिस फॉर कॉलम स्पेस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जो हमारे पास महानुभाव हैं इनको एक डाउट है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म है। दोस्तों ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हम एक एलिमेंट पकड़ते हैं, उसको 1 बनाते हैं, उसके नीचे भी 0 बनाते हैं और उस रो में इस साइड भी 0 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। अगर आपको भी ये डाउट था तो आपको इन महानुभाव को धन्यवाद देना चाहिए। ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये रो इक्लोन फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते थे, एलिमेंट पकड़ के उसके रो में और कॉलम में दोनों जगह 0 बनाते थे, बट यहाँ पे केवल इस साइड 0 बना रहे हैं, यहाँ पे 0 नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बेसिस फॉर कॉलम स्पेस में। तो इसमें क्या करना है, बेसिस फॉर कॉलम स्पेस में क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आपने इसको पकड़ा और इसमें जो भी रो के एलिमेंट थे उनको एक ब्रैकेट में लगा कर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या करना है आपको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये पहला आपका कॉलम है, ठीक है, जैसा कि नाम ही बता रहा है कॉलम, तो आपको कॉलम यहाँ पे पकड़ना है। कॉलम कैसे पकड़ना है और कौन कौन से कॉलम को यहाँ पे लिखना है वो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहला कॉलम पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखना कि 1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक 1 मिल जाएगा, 1 मिल गया पहले कॉलम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को कंसीडर करना है, मतलब ये वाला हमारा जो कॉलम होगा कंसीडर होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड कॉलम में जाएंगे। सेकेंड कॉलम में यहाँ पे देखेंगे 1 है क्या, जो हमारा लीडिंग एलिमेंट है 1 है क्या यहाँ पे, तो 1 एक हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में आपको 1 यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं कंसीडर करना वो मैं बताता हूँ। देखिए आपने सबसे पहला कॉलम में 1 पकड़ा, आपको मिल गया था 1, तो आपने इसको कंसीडर किया। सेकंड में जब गए तो यहाँ पे भी आपको एक 1 मिला, आपने इसको कंसीडर किया। लेकिन क्या करना है, जब आप थर्ड कॉलम में जा रहे हो ना, तो यहाँ पे जो आपको ये 1 मिल रहा है ये रो 2 में ही मिल रहा है। रो 2 में हमने एक पहले ही एज्यूम कर लिया, मतलब हमको एक पहले ही मिल गया है, इस वजह से हमने इस कॉलम को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी इस बात को मैं और ढंग से बताऊंगा, बट आप थोड़ा सा सुन लो। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक 1 मिल जा रहा है, इसका मतलब हमको इसको कंसीडर कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इस वाली बात को मैं अभी और आपको ढंग से बताता हूँ। उसके पहले हम इसका पहले प्रॉपर सोल्यूशन लिख लेता हूँ, फिर ये जो 1 वाला जो आपको डाउट है ना उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमारा क्या था, C1 था, ये हमारा क्या था, C2 था, ये C3 था, ये C4 था। तो इसमें से C1 C2 C4 कंसीडर होंगे, तो यहाँ से आपको एलिमेंट नहीं लेना है, यहाँ से उस एलिमेंट को लेना है। मतलब C1 को यहाँ से लेना है, C2 का A वाला लेना है और ये C4 का A वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको A वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेट बना देना है, ठीक है। सेट बना करके इन एलिमेंट को लिखने लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 -1, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, 4 1 3 4 1 3 और फिर ये वाला आएगा 2 0 0, ठीक
ठीक है, तो ये हमारे इसका सोल्यूशन हो गया। हमको ए वाला कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमने कंसीडर इसको नहीं किया है। क्यों नहीं किया वो हम अभी आपको बताए ही हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या, रो स्पेस में और कॉलम स्पेस में। रो स्पेस में क्या करते थे, हमारा जो यहाँ पे इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके आता था हम उसी के एलिमेंट को यहाँ पे लिखते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग अभी वीडियो को नींद में देख रहे होंगे, तो भाई नींद में देखोगे तो पेपर में गलती होगी, थोड़ा ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपने रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जब रो स्पेस में आप एलिमेंट लिख रहे थे तो यहाँ से रो इक्लोन फॉर्म से आप डायरेक्ट उठा करके लिख रहे थे। जब कॉलम स्पेस में लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है जो आपका इक्लोन फॉर्म है वहाँ से देखना है कि कौन सा कॉलम कंसीडर करना है, फिर एलिमेंट आपको जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था ना उसमें से आपको लेना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाली बात पे कि 1 का जो आपको कन्फ्यूजन है हम उसको बताते हैं आपको। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया था। स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए या फिर करली ब्रैकेट लीजिए, ये वाला ब्रैकेट लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये भाई साहब हैं, इनको डाउट है कि दोनों अलग अलग क्यों लिया। अलग अलग नहीं है, वो फ्लो में चला गया, दोनों सेम ही है। आप ये वाला करली, ये वाला जो नॉर्मल ब्रैकेट होता है यही वाला ले लो, नहीं तो अगर लो तो सभी आप स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो आपका ये डाउट था कि भाई साहब कब कौन सा कॉलम कंसीडर करना है कौन सा नहीं, तो जैसे देखिए हमने 2 मैट्रिक्स वगैरह लिया और उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जैसे देखिए हमने इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे आपने सबसे पहला कॉलम में देखा 1 मिला, हाँ तो इसको कंसीडर करेंगे। फिर इसमें आपने देखा इसमें भी 1 मिला, इसको भी कंसीडर करोगे। इसमें देखो तो इसमें भी आपको कंसीडर करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये वाला जो है ना इसके पहले हम इस रो से किसी को कंसीडर नहीं किए हैं, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। इसमें 1 है ही नहीं तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर बात अब देखो, अब ये सेकेंड वाला देखो, सबसे पहले में 1 है तो हम इसको कंसीडर कर लिए। दूसरे में आए तो यहाँ पे हमको मिला 1 तो हम इसको कंसीडर कर लिए। इसमें हमने आया, हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे हमको 1 मिल गया तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी हमको 1 मिल रहा है, लेकिन हम इसको 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस रो का हम एक पहले ही 1 कंसीडर कर चुके हैं, तो इसके वजह से हम इसको नहीं लेंगे। तो हमको ए वाला इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब C1 C2 C3 के करस्पॉन्डिंग जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखा था उसमें से एलिमेंट लिख करके आपको बेसिस बनाना है, ठीक है। हाँ, आप अब ऐसा हो सकता है डाउट आपके मन में आए कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम इसको ना लेके इसको ले लें, तो ये सब नहीं चलता। जो पहले आता है ना उसको ही पकड़ना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग को डाउट ऐसा हो सकता है कि हमने इसको पकड़ा, अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मान लो मैं इसको ले लूँ और इसको ना लूँ, इसको ले लूँ तो ऐसा नहीं चलेगा। जो पहली बार मिल रहा है ना, जो पहली बार 1 आ रहा है उसी को आपको लेना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस बात को मत ध्यान दो, जो अभी तक मैंने आपको बताया ना बस उतना ही सुनो, उतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कॉलम में आइए, 1 पकड़िए, इसको कंसीडर करिए। फिर सेकेंड में आइए, सेकंड में आने के बाद आप जो भी आपका 1 अगर मिल जाए तो उसको कंसीडर करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में यहाँ पे मान लेते हैं अभी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आप आने के बाद यहाँ पे देखेंगे 1 है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 है, तो इसके पहले 1 है क्या आपको देखना है, हाँ इसके पहले 1 है, मतलब इसको तो हमने एक बार कंसीडर कर लिया, मतलब इस कॉलम को हमको कंसीडर नहीं करना है, सिंपल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमको उसको लिख देना, सिंपल, खत्म, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। चलिए, तो हमारा ये हो गया। और कॉलम रैंक ऑफ ए क्या है, 3 है, रैंक मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर पे आते हैं बेसिस ऑफ नल स्पेस। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, एक मैट्रिक्स देगा, उसमें बोलेगा बेसिस ऑफ रो स्पेस निकाल दो और बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस निकाल दो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बेसिस ऑफ नल स्पेस और नलिटी ऑफ ए, ये दोनों बोल सकता है। नहीं तो आपको एक बोल सकता है वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम। मतलब हमारे कहने का मतलब है क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ए वाला एक साथ आ सकते हैं, नहीं तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, नहीं तो ये अकेला आ सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम आते हैं बेसिस ऑफ नल स्पेस। तो नल स्पेस में आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो इक्लोन फॉर्म में आपका कन्वर्ट करने पे, रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने पे जो आपको मैट्रिक्स मिला है ना, यहाँ से आपको सोल्यूशन फाइंड करना होता है, x1 x2 x3। जैसे मान लेते हैं x1 के लिए हो गया, ये x2, ये x3 के लिए हो गया, x4,
ठीक है। जैसे हमने कंसिस्टेंसी में देखा था कि हमको वहाँ पे हम देखते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है, हम देखते थे, उसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको ऐसा लग सकता है भाई बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये दिया जाएगा और ये दोनों क्वेश्चन आएंगे ना साथ में, तो आपको ये सब थोड़ी चेक करना रहेगा, फिर ये सब थोड़ी ना करना रहेगा, आप डायरेक्ट इस पे सॉल्व करोगे। हम सभी आपको एक साथ करके दिखा रहे हैं, इसके वजह थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेंदी लग सकता है, लेकिन इसमें से सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे मान लीजिए बेसिस ऑफ नल स्पेस और नलिटी ऑफ ए पूछेगा तो आप वहाँ पे रो स्पेस और कॉलम स्पेस नहीं बताएंगे, ठीक है ना जी। जितना पूछे उतना ही बताने का। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हाँ, फिर ढंग से पढ़ने का। ऐसा लग रहा है टफ लग रहा है क्या? नहीं, इजी है ना, फिर ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस सुन लोगे ना तो हो जाएगा काम। तो चलो अब हम जो हमारा 5th वाला है हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम इसका हेल्प लेंगे और हम x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले बता रखे थे कि आपको कैसे पता, सबसे तो पहले पता होना चाहिए ना कि भाई साहब इसका सोल्यूशन किस टाइप का आएगा, यूनिक आएगा या फिर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप बताओ इसका रैंक कितना है? 3 है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 है। और जो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कितने हैं? 4 है। तो n की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारा जो रैंक है ए का वो n से छोटा है। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हुआ ना भाई साहब, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस हुआ। मतलब हमको यहाँ पे x4 को t एज्यूम करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी आसान है। चलिए हम यहाँ पे बोलते हैं x4 इक्वल टू t, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा रो है, ठीक है, जो हमारा लास्ट रो है वहाँ से हमको शुरू करना है R3 से और एक एक का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हमने यहाँ पे x4 को डायरेक्ट t ले लिया, जो यहाँ पे गलत है लेना। क्यों गलत है लेना मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लास्ट रो है ना वो पूरी की पूरी 0 नहीं है। अगर सभी 0 होती तो हम वहाँ पे x4 की वैल्यू t मान के एज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको किसी और वेरिएबल का यहाँ पे t मानना पड़ेगा। देखिए रैंक कम है और हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है, तो हमको किसी एक वेरिएबल को तो t एज्यूम ही करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में x4 को नहीं एज्यूम करना। कैसे मेरे को पता चला कि x4 को नहीं करना? देखिए पहली बार मैंने भी किया तो x4 को ही कर दिया था। देखिएगा हमने उसको यहाँ पे लिख लिया था। अब जैसे हमको पता चला कि भाई साहब यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो हम लोग का जनरली क्या होता है कि हम x4 को t पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी देखिए यहाँ पे x4 को t पुट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में x4 को t नहीं x3 को t पुट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे देखिए जो लास्ट रो है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 है 0 है 0 है, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a भी 0 a भी 0 a भी 0। कहने का मतलब क्या, फिर करके दिखा देता हूँ। देखो 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 0 इंटू x3 0, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 इंटू x4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जब बेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब बेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब इक्वेशन बनाना तो इक्वल टू 0 बनाना, इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पे इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि होमोजीनियस टाइप इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हमने इक्वल टू 0 किया। अब देखिए x4 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितना मिल रहा है? 0 मिला है। तो यहाँ पे हम x4 को t नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना दोस्तों x4 डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हम x4 को t नहीं पुट करेंगे, हम x4 को 0 यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहली बार में हो सकता है आप x4 को t यहाँ पे पुट कर देना, लेकिन जैसे आप आगे यहाँ पे आके देखोगे ना, जैसे आप इस रो को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको x4 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो तुरंत आप यहाँ पे कट लगाना कि भाई x4 की वैल्यू t नहीं है, x4 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू हम t ले लेंगे, ठीक है। सिंपल यही फंडा याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बोलेंगे लेट x3 इक्वल टू t, ठीक है। x3 की हो गई t। अब इस रो का तो हमने यूज कर लिया, यहाँ पे इस रो का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम इस रो को, जो हमारे 2 रो बचे हुए हैं, हम उनका हेल्प करके आगे का जो x2 और x1 है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इक्वेशन बनाओ R2 से, 0 इंटू x1 0 प्लस 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x3 प्लस 4/7 इंटू x4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x3, और ये वाला टर्म 0 हो गया तो इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक है। ठीक है। अब देखो x3 की वैल्यू हमको पहले से पता है कितना है, t है। तो x2 प्लस x3 की जगह क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व कर दो यार, x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ t, सिंपल। तो x2 की वैल्यू मिल गई।
ठीक है। अब हमको किसका फाइंड करना है, x1 का। तो x1 के लिए हम पहला रो का हेल्प ले लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 1 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 4x2 प्लस 5x3 प्लस 2x4, सिंपल सी बात है, इक्वल टू 0। अब देखो x4 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ना 2x4, तो ये 0 हो गया। x3 के जगह अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x1 प्लस 4x2 की वैल्यू क्या आई -t प्लस 5x3, मतलब यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या है, t है, तो 5t ये 0 है, इक्वल टू 0 कर दो फिर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस 4t प्लस 5t इक्वल टू 0। अब देखो x1 5t माइनस 4t कितना हो जाएगा, प्लस t इक्वल टू 0। अब x1 को इस साइड भेज दो, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टी होगी ना, इस साइड जाएगी तो हमको देखिए, हमको x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, x4 मिल गया। ठीक है, हो सकता है बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ हो, तो मैंने आपको तरीका बताया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन पूछा था बेसिस ऑफ नल स्पेस, आपको वो लिख देना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन स्पेस। इतना करने के बाद आप सोल्यूशन स्पेस लिखेंगे। सोल्यूशन स्पेस कैसे लिखते हैं, जो भी है यहाँ पे x1 x2 x3 x4 इसको लिखिए और एक ऐसे मैट्रिक्स टाइप में इसको लिख लीजिए और इसकी जो भी वैल्यू आई उसको पुट करिए। तो x1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस की t, x2 माइनस का t, x3 की वैल्यू t और x4 की वैल्यू 0। सिंपल, हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो t को आप कॉमन ले सकते हो, तो t को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, t कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, सही बात है ना, यहाँ से हमने t कॉमन लिया तो -1, यहाँ पे भी -1 दोस्तों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। सिंपल, तो ये हमारा सॉल्यूशन स्पेस हो गया। हमसे क्या पूछा था, बेसिस ऑफ नल स्पेस, तो आपको लिखना है बेसिस ऑफ नल स्पेस, बेसिस ऑफ नल स्पेस। आपको क्या करना है, सिंपल एक ऐसे करली ब्रैकेट यानी कि एक सेट बनाना है और उसमें जो ए एलिमेंट आया ना t के साथ वाला, बस उसको लिख देना है। तो लिख देते हैं -1 1 0। सिंपल, यहाँ पे एक एलिमेंट था, एक यहाँ पे लिख दिए। अब इसका हम डायमेंशन भी बता देंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो डायमेंशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है, ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नल बेसिस ऑफ नल स्पेस आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है नलिटी ऑफ ए, आपको ए की नलिटी बनानी है। तो जो नलिटी होती है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। नलिटी क्या होता है, डायमेंशन के बराबर होता है। डायमेंशन किसका, बेसिस स्पेस का जो डायमेंशन आएगा, ये किसका डायमेंशन है, बेसिस का ना, ये बेसिस का डायमेंशन है। तो जो डायमेंशन आता है वही नलिटी होता है। बस यहाँ पे नलिटी पूछ लिया तो आपको घबराना नहीं है, जो नलिटी है वो आपका क्या है, डायमेंशन के बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बेसिस। जो बेसिस का नलिटी डायमेंशन आया वही हमारी नलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे नलिटी हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1। सिंपल, इतना आसान है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे केवल क्वेश्चन में नलिटी पूछा जाए तब भी आपको बेसिस ऑफ नल स्पेस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप नलिटी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कुछ कर नहीं सकते, टाइम भी अपने पास नहीं है कि मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो करके बनाऊं। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ईजी है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब कौन सा बचा, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम। अभी हमने आपको बताया था वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम मतलब क्या है, डायमेंशन थ्योरम। डायमेंशन थ्योरम में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैं यहाँ पे फिर से बार लिख के बताता हूँ। हमने आपको बताया था कि ये जो रैंक नलिटी थ्योरम होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो रैंक आया ए का, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी इज इक्वल टू, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है ना। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि भाई साहब ये सही बात है कि नहीं, मतलब ये जो थ्योरम बना के गए हैं पूर्वज लोग वो सही है कि नहीं। तो हमको क्या करना, हमको रैंक अभी फाइंड किया था, कितना आया था इसका रैंक, 3 आया था, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। नलिटी यहाँ पे कितनी आई, नलिटी अभी हमने फाइंड किया तो 1 आया था, हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये देख लेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है कि नहीं, तो कॉलम कितना, 1 2 3 4, मतलब कॉलम के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये वेरीफाई करना था वो वेरीफाई होगा, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, इक्वल टू कॉलम। तो बस यही था, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन देखना है और इस क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये 7 क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, इसमें से 2 या फिर 1 आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिखे कि इस टाइप का कोई भी इसमें से क्वेश्चन है, तो जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद उसको रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया
कि कैसे करना है। उसके बाद वहाँ से आपको रैंक वगैरह पता चल जाएगा। अब अगर आपसे बेसिस ऑफ रो स्पेस पूछे तो यहाँ पे जितने भी रो हैं, जो एक लॉन्ग फॉर्म के रो हैं, उसको एक ब्रैकेट में रख के एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, वो आपका रो स्पेस हो गया। रो रैंक पूछे तो रैंक जो भी इस मैट्रिक्स का आएगा, जो हमने एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके जो रैंक निकाला, जो रैंक आएगा वही हमारा रैंक होगा। वो रो रैंक बोले या फिर कॉलम रैंक बोले, वही हमारा रैंक होगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। बचा बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। तो हमने आपको बता दिया पूरे ढंग से कि आपको कैसे कॉलम को कंसीडर करना है। उस कॉलम को कंसीडर करके एलिमेंट आपको ये जो आपका मैट्रिक्स ए दे रखा है वहाँ से उठाना है। ये सही बात है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आया था भाई बेसिस ऑफ नल स्पेस। बेसिस ऑफ नल स्पेस में क्या करते हैं, हमने एक लॉन्ग फॉर्म में या फिर रो एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट ही किया था। हम देख लेंगे भाई सब नल स्पेस से, अच्छा बेसिस ऑफ नल स्पेस है, इसका मतलब है कि हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल से कंपेरिजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सोल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है। अगर यूनिक हुआ तो कैसे सॉल्व करना है हमको पता है, इनफाइनाइट हुआ तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। आपने सॉल्व किया, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हो कहीं x1 x2 x3 x4 नहीं है, लेकिन आप अपने तरीके से उसको एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये जो कॉलम है वही तो हमारा रिप्रेजेंट करता है x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट को। तो आप उसको एज्यूम कर लिए, उसका वैल्यू फाइंड कर लिए। अब उसका जो वैल्यू आया उसको आपने एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, खत्म। वो आपका क्या हो गया, क्या हो गया, आपका बेसिस ऑफ नल स्पेस हो गया। उसके बाद आपसे नलिटी पूछ लिया जाएगा। नलिटी मतलब कुछ नहीं, जो डायमेंशन होता है ना वही हमारा नलिटी है। तो डायमेंशन कैसे निकालना है, हमको देखना कि कितने एलिमेंट हमने सेट के अंदर लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, मेरे देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो हमारा नलिटी कितनी हो गई, 1, डायमेंशन इक्वल टू नलिटी, ये हो गई। उसके बाद भाई साहब बोल रहे हैं कि वेरीफाई कर दो रैंक नलिटी थ्योरम। तो देखो हमको पता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रैंक प्लस नलिटी, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो हमको रैंक पता है 3, नलिटी पता है 1, 3 + 1 4। हमको दिखा कि भाई साहब कॉलम भी 4 है, मतलब कॉलम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा रैंक नलिटी थ्योरम है वो वेरीफाई हो रहा है, खत्म। 4 मार्क्स फ्री के यार, ठीक है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेमेस्टर में।